हेलो फ्रेंड्स। तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शन पे बात की थी, ठीक है, और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड आज का जो लेक्चर है हमारा वो है बेटा 24th। ओके, इससे पहले हमने टोटल 23 लेक्चर ले लिए हैं और सारे रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। सो टुडेज अवर टॉपिक इज कॉम्पोजाइट फंक्शन। ओके, थोड़ा बहुत बेटा मैंने जब पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें एक टॉपिक आया था पीरियड ऑफ कॉम्पोजाइट फंक्शन। तो वहाँ पे बेटा मैंने थोड़ा बहुत कॉम्पोजाइट फंक्शन का आइडिया दे दिया था और बाद में बोला था कि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बेटा कॉम्पोजाइट फंक्शन पे ही बात करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्पोजाइट फंक्शन किसको बोलते हैं? ओके, सो composition between function f and g are denoted by FOG और तो नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं एंड GOF। ओके, ये जो FOG है एंड GOF है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजाइट फंक्शन। मतलब एफ एंड जी का कॉम्पोजिशन करने के बाद हमें ये मिला है। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर मुझे कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हो और क्या हर टाइम मतलब कोई भी सिचुएशन में हमें ये दोनों फंक्शन का कॉम्पोजाइट फंक्शन हमें मिल सकता है, मतलब FOG और GOF मिल सकता है? तो बेटा नो। ओके, उसकी कंडीशन होती है कि कौन कौन सी कंडीशन में FOG मिलता है और कौन कौन सी कंडीशन में GOF मिलता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो मैं ऐसे बता दूं कि FOG ऑफ x को हम क्या बोलते हैं? तो O को ऑफ कर देना है, ठीक है। मैंने आपको बोला था तो FOG ऑफ x इज इक्वल टू F ऑफ G ऑफ x हो जाता है और GOF ऑफ x, यहाँ पे वेरिएबल में x ले रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाता है बेटा? O को अगर मैं ऑफ कर दूँ तो G ऑफ F ऑफ x हो गया, ठीक है। ओके, देखो अभी यहाँ से मैं कंडीशन पे आ रहा हूँ कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको देखो FOG ऑफ x मतलब क्या हुआ बेटा? F ऑफ G ऑफ x। तो यहाँ पे देखो कि F के अंदर क्या है बेटा? G ऑफ x एक वेरिएबल के तौर पे है और जो G ऑफ x होता है G ऑफ x उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेटा यहाँ पे आप देखो F ऑफ G ऑफ x है, तो ये केस में बेटा G ऑफ x इज डोमेन ऑफ किसका बेटा? डोमेन हो गया तो FOG का हो गया। G ऑफ x इज डोमेन ऑफ FOG ऑफ x, क्योंकि हमें पता है ना अगर F ऑफ x हो तो F के अंदर क्या है? x है, तो x हम कहाँ से लेते हैं? तो x ऑब्वियस हम डोमेन से ही लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा G ऑफ x, तो G ऑफ x क्या हो गया? तो G ऑफ x इज डोमेन ऑफ FOG ऑफ x, मतलब G ऑफ x हम डोमेन में से ही लेंगे। लेकिन G ऑफ x क्या होता है? तो G ऑफ x मतलब बट G ऑफ x इज रेंज ऑफ फंक्शन G, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई मैं फंक्शन f ऑफ x लिखूँ तो x की जितनी पॉसिबल वैल्यू होगी उसके सेट को हम डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और जो f ऑफ x होता है बेटा उसकी जितनी पॉसिबल वैल्यू होगी उसके सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं।
तो जी ऑफ एक्स है बेटा, जी ऑफ एक्स वो क्या है बेटा, रेंज है। किसकी रेंज है, जी फंक्शन की रेंज है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि रेंज ऑफ फंक्शन जी एंड डोमेन ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ का जो डोमेन हुआ वो दोनों क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर बेटा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट when domain of f is equal to range of g, और या तो इक्वल होना चाहिए या रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको बताऊँ कि f के अंदर में कौन कौन सी वैल्यू मूक सकता हूँ, तो f के अंदर में ऐसी वैल्यू मैं रख सकता हूँ जो f के डोमेन में आनी चाहिए। ठीक है, तो g ऑफ x मतलब क्या हो गया, तो g ऑफ x हो गया बेटा g की रेंज हो गई। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि g की रेंज और f का डोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या जो g की रेंज है वो f का क्या होना चाहिए बेटा, डोमेन ऑफ f का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ शॉर्टकट वे में, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सपोज बेटा है f में ले रहा हूँ, f में ले रहा हूँ a to b ले रहा हूँ। ठीक है, और g में ले रहा हूँ, यहाँ पे g है ना, तो g में ले रहा हूँ बेटा c to a ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज हम f और g मैंने ऐसे ले लिए। ठीक है, चलो अभी हम देखें कि एफ ओ जी और जी ओ एफ पॉसिबल है या नहीं। तो एफ ओ जी अगर पॉसिबल होगा, अगर एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा, तो अंदर क्या है बेटा, तो अंदर है बेटा जी, मतलब ओ को अगर मैं ऑफ कर दूँ तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया ना बेटा। तो अंदर कौन सा फंक्शन है, जी, तो जो अंदर फंक्शन हो उसकी रेंज और जो बाहर फंक्शन हो उसका डोमेन, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए या पूरे दोनों सेट कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि g ऑफ x अंदर g फंक्शन है, तो g की रेंज क्या है बेटा, तो g की रेंज है a। ठीक है, इसको को डोमेन बोलते हैं, लेकिन आपको पता है अगर आप डिटेल में पढ़े हुए हो तो रेंज होते हैं ना, रेंज आर ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, तो इसका कुछ दिक्कत नहीं है। तो जी है बेटा, उसकी रेंज क्या हो गई, ए हो गई, और एफ का डोमेन क्या है बेटा, तो एफ का डोमेन ए है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि एफ ओ जी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एफ ओ जी क्या मिलेगा, तो एफ ओ जी हो जाएगा बेटा, अभी एफ ओ जी हो जाएगा, तो अभी जो एफ ओ जी होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, तो अभी बेटा बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो आप ले ले। ठीक है, तो अगर जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो बाहर तो ऑब्वियस है एफ का फंक्शन है, तो जो हमारी जो एफ ओ जी होगा उसका को डोमेन क्या आएगा बेटा, बी आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या बचा, सी बचा, तो एफ ओ जी क्या होगा बेटा, सी टू बी होगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल से अगर हम डिटेल में बात करें तो ओके, देखो फिर से यहाँ पे मैं पहले कॉम्पोजिशन लिख दे रहा हूँ कि एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, चलो तो अभी आपको डिटेल में आपको बताऊँ, अगर आपको याद रखना हो तो अंदर कौन सा फंक्शन है, तो अंदर है जी। तो पहले जो जी दिया हुआ है ना वो लिख देने का। ठीक है, सपोज मैं ले रहा हूँ जी ले रहा हूँ एक्स टू वाई। ओके, फिर बाहर कौन सा फंक्शन है, तो बाहर है बेटा एफ, तो एफ लिख देने का। तो एफ अगर मैं लिखूँ तो एफ क्या होगा, सपोज मैं ले रहा हूँ ए टू बी ले रहा हूँ। ठीक है, एफ ओ जी की अगर मैं बात करूँ तो
अगर बेटा एफ ओ जी पॉसिबल होगा, अगर एफ ओ जी एग्जिस्ट करेगा तो कब कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा जी की जो रेंज होगी, जी की जो रेंज होगी और एफ का जो डोमेन होगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो आपको ऐसे ही याद रख लेना है कि जो पहले अंदर फंक्शन वो लिख लेना है, फिर बाहर वाला फंक्शन है वो लिख लेना है, और फिर ऐसे बेटा अगर आपने जो मैट्रिक्स पढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये खाली ओनली डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल में जो होता है बेटा वो इक्वल होने चाहिए, या बेटा ये है उसका सबसेट होने चाहिए। इट मीन्स बेटा दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसके लिए ही हम बेटा एफ ओ जी डिफाइन कर सकते हैं। जनरली बेटा तो ये दोनों कॉमन ही होने चाहिए। तो इफ़ y इज इक्वल टू ए, अगर y इज इक्वल टू ए होगा देन एफ ओ जी इज एग्जिस्ट। ठीक है, और एफ ओ जी कहाँ से कहाँ होगा बेटा, तो एफ ओ जी होगा बेटा, अभी जो बचा वो लिख दो, तो x2b होगा। क्या होगा, x2b होगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत अभी समझ में आ गया होगा। अभी ये देख लेते हैं कि जी ओ एफ कब कब एग्जिस्ट करेगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अगर आपको ओरली पता हो तो आप बोल सकते हो कि अंदर कौन सा फंक्शन है एफ, तो जो अंदर फंक्शन हो उसकी रेंज और बाहर वाला जो फंक्शन हो उसका डोमेन। फिर से अंदर जो फंक्शन हो उसकी रेंज और बाहर वाला जो फंक्शन हो उसका डोमेन, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल हो तो ही बेटा मैं जी ओ एफ डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पहले अंदर वाला फंक्शन है वो लिख लेना है। अगर मैं लिख लूँ एफ ए सी टू डी, बाहर वाला फंक्शन है जी में लिख रहा हूँ सपोज m2n। ओके, तो बेटा ये दोनों मतलब डायगोनल में जो सेट दिए हुए हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। सो इफ m इज इक्वल टू डी देन जी ओ एफ इज एग्जिस्ट। ओके, और जी ओ एफ कहाँ से कहाँ होगा बेटा, तो जी ओ एफ बेटा जो बचा वो लिख देना है, तो C2 n होगा। मतलब जी ओ एफ का अभी डोमेन हो गया C और को डोमेन हो गया बेटा n। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल बेटा दो तरीके से आपको याद रखना है कि अगर बेटा जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज और बाहर वाला फंक्शन का डोमेन वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसका बेटा डोमेन एंड को डोमेन लिखना है, फिर बाहर वाला फंक्शन है उसका डोमेन एंड को डोमेन लिखना है, और फिर बेटा क्या करना है, जो डायगोनल जो मतलब बनता है, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल में जो सेट दिए हुए हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है देन जी ओ एफ बेटा इज एग्जिस्ट। ओके, और कहाँ से कहाँ होता है, तो जो रिमेनिंग बचा वहाँ से वहाँ तक होता है। तो आई होप आपको बेटा दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन करके जो हमें कॉम्पोजाइट फंक्शन मिलता है वो पता चल गया होगा, कौन कौन सी कंडीशन में कॉम्पोजाइट फंक्शन मिलता है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, सो अभी हम देखेंगे थोड़ी बेटा यूज़फुल नोट्स देख लेते हैं, याद रखना है आपको यूज़फुल नोट्स। फर्स्ट नोट इज द composition of function is not commutative। ओके, जो बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ होता है वो बेटा कॉम्पोजिशन फंक्शन के केस में फॉलो नहीं होता। इट मीन्स एफ ओ जी और जी ओ एफ, मतलब एफ और जी का अगर मैं प्लेस चेंज कर दूँ तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया ना बेटा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होता क्योंकि कॉम्पोजिशन फंक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। सो एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ओके, सेकेंड नोट इज द composition of function is associative। ओके बेटा, जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन फॉलो करता है। तो आपको पता है एसोसिएटिव लॉ, तो बेटा आई होप आप 10th में पढ़ के आए हो कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करने के लिए, चेक करने के लिए 3 फंक्शन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ 3 फंक्शन एफ, जी एंड एच। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है तो ऐसे एफ ओ
GOH फाइंड आउट करो, या ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ पे स्विच कर दूँ मतलब FOG ब्रैकेट देन OH करो, तो ये दोनों क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या बेटा, सिंपल 3 फंक्शन लेने हैं, उसमें से बेटा कोई भी 2 फंक्शन को ब्रैकेट में दे देना है और फिर दूसरे में बेटा ये ब्रैकेट को स्विच कर देना है, ठीक है। अगर बेटा ऐसा करने से ये दोनों इक्वल आ रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्पोजिशन फंक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। लेकिन ऑलरेडी ये नोट्स है, हमें याद ही रखना है कि कॉम्पोजिशन फंक्शन है बेटा वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। हैंस FOGOH इज इक्वल टू FOGOH, ओके। एंड थर्ड नोट इज, और ये बेटा थर्ड नोट इम्पोर्टेंट है, आपको याद अच्छे से याद रखो और समझ लो कि द composition of function with identity function is the function of itself, ओके। इसका मतलब ऐसा हो गया बेटा कि कोई फंक्शन कोई भी ले लो, अगर मैं f फंक्शन ले रहा हूँ तो अगर f फंक्शन का आप कंपोजिशन करेंगे किसके साथ बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, ओके। ये आइडेंटिटी फंक्शन पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में ही, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो अगर बेटा कोई भी फंक्शन का आप कंपोजिशन करेंगे विथ आइडेंटिटी फंक्शन, देन जो हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा बेटा, फंक्शन ऑफ इटसेल्फ, मतलब वही फंक्शन हमें मिलेगा। इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप FOI फाइंड आउट करो या IOF फाइंड आउट करो, देखो ये क्या बेटा F एंड I का कॉम्पोजिशन है ना, और ये क्या I एंड F का कॉम्पोजिशन है। I मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, तो बेटा ये दोनों का आंसर क्या होता है, F हो जाता है, मतलब जो रिजल्टेंट फंक्शन होता है वो इटसेल्फ होता है, ठीक है। सेम टू सेम और एक एग्जांपल से समझाओ, तो अगर G का बेटा कॉम्पोजिशन करो I के साथ या I का कॉम्पोजिशन करो G के साथ, तो हमें रिजल्टेंट फंक्शन क्या मिलेगा बेटा, इटसेल्फ, मतलब G ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये कॉम्पोजिशन फंक्शन की 3 नोट्स याद रखनी है। फर्स्ट इज बेटा कि कॉम्पोजिशन फंक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। सेकेंड थिंग इज जो कॉम्पोजिशन फंक्शन होता है बेटा वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एंड थर्ड नोट इज जो कॉम्पोजिशन फंक्शन कोई भी बेटा फंक्शन हो उसका आप कॉम्पोजिशन करेंगे किसके साथ बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, जो आंसर आएगा जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो बेटा क्या होता है, इटसेल्फ, मतलब जो फंक्शन होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। एक सिंपल याद रखो बेटा कि अगर बेटा 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें कोई भी नंबर के साथ तो आंसर क्या आता है, इटसेल्फ आता है ना, 1 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 होता है ना। तो सेम यही तरीके से 1 को हम यहाँ पे आई के तौर पे ले लेते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये 3 नोट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नेचर ऑफ कॉम्पोजाइट फंक्शन, ओके बेटा। अभी हम क्या देखेंगे, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नेचर ऑफ कॉम्पोजाइट फंक्शन। अगर आपको पता है तो इंजेक्टिव मतलब क्या, तो इंजेक्टिव मतलब बेटा 1 1, 2 नाम थे ना बेटा, 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और सर्जेक्टिव का भी दूसरा नाम था, क्या था, फेमिलियर नाम था ऑन टू, ओके। इस पर भी हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ यही चैप्टर में, ओके। तो अभी बेटा कोई भी कॉम्पोजाइट फंक्शन हो उसका हम नेचर डिस्कस करेंगे 1 1 एंड ऑन टू के तौर पे, ठीक है। सो फर्स्ट इज इफ f एंड g आर 1 1 then its composition function is also 1 1, ओके। अगर बेटा 2 फंक्शन दिया हुआ है f एंड g और ये दोनों फंक्शन बेटा 1 1 हो
तो अगर बेटा ये दोनों का कॉम्पोजिशन करके मतलब कॉम्पोजाइट करके अगर जो आप कॉम्पोजिशन फंक्शन बनाए कॉम्पोजाइट फंक्शन बनाए तो वो भी कैसा होता है बेटा 1 1। ओके, जब आप कॉम्पोजाइट फंक्शन बनाए तब वो कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अंदर की फंक्शन जो होता है उसकी रेंज और बाहर वाले फंक्शन का डोमेन वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। वो तो बेटा कंडीशन है ही। कंडीशन फॉलो करने के बाद अगर फंक्शन हमें मिल रहा है तो वो फंक्शन कैसा मिलेगा, हमें 1 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि इफ़ एफ एंड जी आर 1 1 भी लिख सकता हूँ मैं और इंजेक्टिव भी लिख सकता हूँ कि इफ़ एफ एंड जी आर इंजेक्टिव देन इट्स कॉम्पोजिशन फंक्शन इज ऑल्सो इंजेक्टिव। ओके, सेकेंड थिंग इज इफ एफ एंड जी आर ऑन टू, या आप इसको सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, देन इट्स कॉम्पोजिशन फंक्शन बोलो या कॉम्पोजाइट फंक्शन बोलो इज ऑल्सो ऑन टू। ओके, कि अगर बेटा कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी, अगर वो दोनों ऑन टू है या सर्जेक्टिव है तो ये दोनों का कॉम्पोजिशन करके जो हमें कॉम्पोजाइट फंक्शन मिलेगा बेटा, जो हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो भी 110% कौन कैसा आएगा, ऑन टू आएगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिशन करने से पहले आपको वो कंडीशन चेक करनी होगी, ठीक है। रिजल्टेंट फंक्शन अगर मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, ऑन टू मिलेगा, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखते हैं हम कि इफ एफ ओ जी इज 1 1 देन, ओके देखो अभी मैं उल्टा ले रहा हूँ कि अभी बेटा यहाँ ये दो प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि मैंने जो सिंगल फंक्शन जो हमने लिए थे वो 1 1 थे और फिर हमने बोला था कि उसका जो कॉम्पोजाइट फंक्शन होता है वो 1 1 होता है। फिर हमने लिया ये जो सिंगल फंक्शन थे वो हमने ऑन टू लिए, ओके। फिर हमने देखा कि उसका जो कॉम्पोजाइट फंक्शन होता है वो भी कैसा होता है, ऑन टू होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि कॉम्पोजाइट फंक्शन में ले रहा हूँ, एक बार 1 1 लूँगा और एक बार ऑन टू लूँगा, तो एफ और जी का नेचर कैसा होगा वो भी हमें चेक करना है। तो इफ़ एफ ओ जी इज़ 1 1 तो हमें पता है बेटा कि 1 1 वो डायरेक्टली बेटा रिलेटेड टू डोमेन, ओके बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोमेन मतलब क्या, जो अंदर होता है वो, तो अंदर बेटा कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि इफ़ एफ ओ जी इज़ 1 1 देन जी मस्ट बी 1 1 बट एफ इज मे बी 1 1 और नॉट 1 1, ओके। कि अगर बेटा एफ ओ जी इज़ 1 1 तो अंदर कौन सा फंक्शन है बेटा, जी वाला फंक्शन, अंदर जी है ना, तो जो अंदर फंक्शन है बेटा वो तो मस्ट बी 1 1, वो तो 110% 1 1 होगा। लेकिन जो बाहर वाला फंक्शन है वो हम 1 1 बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, 110% नहीं बोल सकते, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन अगर ले लो कि इफ़ एफ ओ जी इज़ ऑन टू देन, तो ऑन टू मतलब डायरेक्ट अभी हम क्या करेंगे, ऑन टू इज रिलेटेड टू डायरेक्टली रेंज या कोडोमेन भी बोल सकते हैं। अगर आपने ऑन टू वाला लेक्चर अच्छे से दिया हुआ होगा तो कोई फंक्शन को अगर ऑन टू हम कब बोलेंगे कि रेंज इज इक्वल टू अगर कोडोमेन हो गया तो वो फंक्शन को हम ऑन टू बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन टू मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू रेंज और कोडोमेन। तो रेंज मतलब क्या बेटा, बाहर वाला फंक्शन, तो बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, एफ है, ठीक है। तो इफ़ एफ ओ जी इज ऑन टू देन एफ इज must be on to but g may or may not be on to, ओके। कि अगर बेटा कोई फंक्शन कॉम्पोजाइट फंक्शन ऑन टू है तो जो बाहर वाला फंक्शन होगा वो तो बेटा 110% ऑन टू होगा, लेकिन अंदर वाला फंक्शन होगा बेटा वो हो भी सकता है ऑन टू और
नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कॉम्पोजाइट फंक्शन 1 1 है तो अंदर वाला फंक्शन 110% 1 1 होगा, और अगर कोई कॉम्पोजाइट फंक्शन ऑन टू है बेटा तो जो बाहर वाला फंक्शन होगा वो 110% ऑन टू होगा। जो दूसरा फंक्शन, जो रिमेनिंग फंक्शन बचा, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये जो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू का जो नेचर था कॉम्पोजाइट फंक्शन में वो आपको पता चला होगा, ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि हमने जो कॉम्पोजाइट फंक्शन पढ़ा उसके किस किस टाइप के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ठीक है। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन है लेट f is 2, 3, 4, 5 to 3, 4, 5, 9 and g is 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15 be functions defined as f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5, then g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7 and g of 5 is equal to g of 9 is equal to 11. फाइंड जी ओ एफ। ओके, हमें जी ओ एफ बेटा फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो बेटा जी ओ एफ कब फाइंड कर सकते हैं बेटा, तो कौन सी कंडीशन है कि अंदर फंक्शन कौन सा है, अंदर एफ है, तो एफ की रेंज और बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, जी, जी का डोमेन, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एफ की बेटा रेंज क्या है 3, 4, 5, 9 और जी का डोमेन क्या है 3, 4, 5, 9। तो ये देखो ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हियर आर एफ इज इक्वल टू डी जी, मतलब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, हैंस जी ओ एफ इज एग्जिस्ट। तो कहाँ से कहाँ होगा बेटा, एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ होगा, सो एफ ओ जी होगा, सॉरी जी ओ एफ है, सो जी ओ एफ होगा बेटा, अगर ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो निकाल दे तो बचा क्या बेटा, ये टू ये बचा यहाँ से यहाँ तक, तो बचा बेटा 2, 3, 4, 5 2, 7, 11, 15। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जी ओ एफ का डोमेन हो गया 2, 3, 4, 5 और उसका को डोमेन हो गया 7, 11 एंड 15। तो अभी बेटा जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के पास हम जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 2 के लिए, तो जी ओ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो ओ को अगर मैं ऑफ कर दूँ बेटा तो जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा बेटा, तो एफ ऑफ 2 इज़ 3, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ 2 की जगह 3 रिप्लेस कर दूँ तो ये बन गया जी ऑफ 3। तो जी ऑफ 3 क्या बेटा, तो जी ऑफ 3 है 7। सो जी ओ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7। ओके, चलो ये 2 तो हमने ले लिया, अभी मैं 3 ले रहा हूँ, तो जी ओ एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेटा हुआ जी ओ को अगर मैं ऑफ कर दूँ तो एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है बेटा, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, तो जी ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ 3 की जगह मैं 4 रिप्लेस कर दे रहा हूँ और ये बन गया जी ऑफ 4। सो जी ऑफ 4 इज़ वॉट, जी ऑफ 4 इज़ 7। सो अगेन आंसर इज 7। चलो अभी मैं नेक्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ जी ओ एफ ऑफ 4। ओके बेटा, तो ओ को अगर मैं ऑफ कर दूँ तो जी ऑफ एफ ऑफ 4, और यहाँ पे एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ 4 इज़ 5, सो जी ऑफ 5, और ये बन गया जी ऑफ 5। तो जी ऑफ 5 का आंसर क्या आ रहा है 11, सो यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ। चलो 4 ले लिया, अभी मैं 5 ले रहा हूँ, तो जी ओ एफ ऑफ 5। ओके, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के पास हमें फंक्शन को इवेल्यूएट करना होता है, और हमें पता है बेटा को डोमेन ये 3 ही वैल्यू है, तो अभी आंसर भी हमें बेटा ये 3 वैल्यू में से एक ही मिलेगा। ऑब्वियसली बेटा रेंज आर सबसेट ऑफ को डोमेन। ओके, सो अगर मैं ओ को ऑफ कर दूँ तो ये हो गया जी ऑफ
एफ ऑफ फाई, सो एफ ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, सो जी ऑफ फाई, और जी ऑफ फाई क्या है बेटा 11, सो 11। ओके, तो फंक्शन हमें कौन सा मिला, तो अगर फंक्शन को डिफाइन करना हो, अगर आपको डायग्राम से डिफाइन करना हो तो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, जी ओ एफ का डायग्राम कि एलिमेंट कौन से थे, तो 2, 3, 4, 5, और आंसर क्या आ रहा है 7 और 11 ही आ रहा है, तो 7 और 11, तो 2 का आंसर 7, सो यहाँ से 2 को मैं जोड़ दूँ 7, फिर 3 का आंसर 7, तो 3 को मैं जोड़ दूँ 7, 4 का आंसर बेटा 11, तो 4 को मैं जोड़ दूँ 11, और 5 का आंसर 11, तो 5 को भी जोड़ दूँ 11। ठीक है बेटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जी ओ एफ इज इक्वल टू, अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो, कि एलिमेंट का मतलब आप पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो फर्स्ट पेयर इज़ 2,7, सेकेंड पेयर इज़ 3,7, थर्ड पेयर इज़ 4,11, and fourth pair is 5,11. So as you wish, you can write in diagram form or in roster form. Okay, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let f of x and g of x be bijective functions where f is a b c d to 1 2 3 4 and g है बेटा 3 4 5 6 to w x y z respectively, then find the number of elements in the range set of g of f of x। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन कि f एंड g बोथ आर बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जो 1 1 भी हो एंड ऑन 2 भी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जहाँ बेटा f का डोमेन एंड कोडोमेन दिया हुआ है, g का डोमेन एंड कोडोमेन दिया हुआ है, और हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, सिर्फ बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब और किस में बेटा, इन द रेंज ऑफ सेट ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स उसको क्या बोलते हैं, जी ओ एफ है ना बेटा, ये तो ओ को क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। तो ये जो जी ओ एफ जो कॉम्पोजाइट फंक्शन है, उसकी रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे वो हमें ढूंढना है। तो पहले तो बेटा जी ओ एफ है, जी ओ एफ वो कब डिफाइन होगा वो हम देखेंगे। तो जी ओ एफ तो अंदर बेटा कौन सा फंक्शन है, तो अंदर है बेटा एफ, तो एफ की बेटा रेंज हम देखना है, और बाहर कौन सा फंक्शन है जी, तो उसका हमें डोमेन देखना है। तो एफ फंक्शन की रेंज क्या है, तो एफ फंक्शन की रेंज है 1 2 3 4, और जी का डोमेन क्या है बेटा, तो जी का डोमेन है 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जी ओ एफ कब डिफाइन होगा, तो अगर ये दोनों इक्वल हो तब डिफाइन होगा, या ये दोनों में बेटा जो सेम एलिमेंट होंगे उसके लिए ही जी ओ एफ डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो ये दोनों इक्वल है नहीं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि टोटल जो 4 एलिमेंट है वो चारों 4 एलिमेंट के लिए जी ओ एफ है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं। कौन कौन से एलिमेंट के लिए जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 3,4 बेटा ये क्या है बेटा, आर एफ और डी जी का बेटा इंटरसेक्शन है, मतलब ये दोनों में कॉमन है। तो बेटा 3,4 के लिए जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप जी ओ एफ ऑफ 3 फाइंड आउट कर सकते हैं और जी ओ एफ ऑफ 4 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको ऑब्वियस है रेंज में कितने एलिमेंट मिलेंगे,
तो ये फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, यहाँ से कोई भी एलिमेंट मिले वो हमें पता नहीं है क्योंकि वो हमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है। जो हमने इसके अगले सब में देखा वहाँ पे g(5) और f(2) सब दिया हुआ था ना, ऐसा यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इसलिए बेटा पर्टिकुलर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो हमें नहीं पूछा, हमें तो सिर्फ ऐसा पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा, रेंज में 2 एलिमेंट हो गए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट in the set of range is 2। ओके, आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लें, एग्जाम्पल है, सपोज दैट g of x is equal to 1 plus root x and f of g of x is equal to 3 plus 2 root x plus x, then find the function f of x। ओके, मतलब बेटा हमें g ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ g ऑफ x, मतलब ये क्या है बेटा, f o g है ना, कॉम्पोजाइट फंक्शन दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ x फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। हियर f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3 plus 2 root x plus x। सो f ऑफ g ऑफ x की तो वैल्यू मुझे पता है, क्या है बेटा, 1 plus root x। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 plus root x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 plus 2 root x plus x। चलो मतलब मुझे बेटा f ऑफ 1 plus root x पता है, तो मुझे बेटा क्या ढूंढना है, f ऑफ x ढूंढना है। मतलब बेटा f के अंदर एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल और सिंगल टर्म भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 1 plus root x है, तो मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, लेट 1 plus root x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्या बन जाएगा, f ऑफ y बन जाएगा, और फिर y को अगर मैं x के साथ रिप्लेस कर दूँ तो मुझे f ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बेटा रिपीट करूँ, यहाँ पे बेटा f के अंदर मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए और एक टर्म चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेटा 1 plus root x इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ y मिल जाएगा। ठीक है, और f ऑफ y जैसे मिल जाएगा, फिर बेटा y की जगह x रिप्लेस कर दूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ x मिल जाएगा। इसलिए मैं लेट 1 plus root x इज इक्वल टू वाई, तो अभी x को मैं सब्जेक्ट बनूंगी, यहाँ पे तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। सो रूट x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, सो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो अगर मैं इक्वेशन 1 दूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 यह हो गया बेटा f ऑफ y इज इक्वल टू 3 plus 2 रूट x की वैल्यू क्या थी, y माइनस 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया y माइनस 1 प्लस x क्या था बेटा, y माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो यह हो गया 3 plus 2y माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, हैंस y स्क्वायर या प्लस 2y माइनस 2y विल बी कैंसल, देन 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया बेटा y स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो बेटा, f ऑफ y हो गया। और फिर मैं y को रिप्लेस कर दूँ, y रिप्लेस बाय x, तो मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ x। तो y दिखे वहाँ पे x लिख दूँ, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपको कंपोजिट फंक्शन दे और अंदर का एक फंक्शन दे, तो जो बाहर वाला फंक्शन है वो आपको पूछेंगे, तो वो कैसे निकालना है वो आपको पता चला होगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आज का लेक्चर में हमने जो पूरा डिस्कस किया है, कौन सा डिस्कस किया बेटा, कंपोजिट फंक्शन पे पूरे डिटेल में डिस्कस किया है कि कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखिए, उसमें जो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखा है बेटा। फिर हमने सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव नेचर पे डिस्कस किया, और फिर बेटा थोड़े बहुत एग्जांपल लिए जिससे पता चले कि ये कंपोजिट फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।